अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला, जो कि इधर ऑब्वियसली आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जिन्होंने कल का हमारा शो देखा था उनको ये पता होगा कि अब्दुल्ला को क्या हुआ है। सो ही इज़ अनवेल। कल भी सेट पे आपको नज़र ही आ रहा था कि गला ख़राब, बुखार, और ये एक्चुअली सिंध हेल्थ बोर्ड की एक एडवाइजरी भी आई है कि शहर में इन्फ्लुएंज़ा जो वायरस है, जो फ्लू है, वो बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। इनफैक्ट कहीं भी आप देख लें, आपके घर में, आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में, ऑफिस में कोई ना कोई बीमार ज़रूर होगा। इनफैक्ट आई एम जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम इट। तो पिछला पूरा हफ्ता मुझे भी ये हुआ था। सो टुडे वी डिसाइडेड कि वील हैव अ डॉक्टर ऑन द शो और हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप अपने आप को किस तरह ज़रा प्रोटेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या दवाइयाँ हैं जो आपको नॉर्मली लेनी चाहिए। इट्स अ लॉट लाइक कोविड, लेकिन कोविड है नहीं, तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे सारे। सो दैट विल कम लेटर इन द शो। उससे पहले आज बहुत बड़ा दिन है और आज है जी पाकिस्तान का, जिसको कहते हैं ना, डू और डाई मैच। तो आज वाला जीतना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा आज मैच, और क्रिकेट वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान का मुकाबला, जिस तरह बताया आपको, जनूबी अफ्रीका से होगा। और सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदों को ज़िंदा रखने के लिए पाकिस्तान को मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। मतलब सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए भी, और वैसे भी फॉर आवर ओन सेल्फ एज वेल, कि हमें एक जीत की बहुत शदीद ज़रूरत है। और बिकॉज आपको पता ही है कि हाउ पाकिस्तान हैज़ बिन परफॉर्मिंग, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और ऑब्वियसली टीम जो है दैट इज़ नॉट इन द बेस्ट फॉर्म राइट नाउ। बीमार भी हैं कुछ लोग, अनफिट भी हैं, और अभी जो लेटेस्ट धचका लगा है वो है फास्ट बॉलर हसन अली का, जो कि बुखार में मुब्तला हैं और उसकी वजह से वो मैच आज नहीं खेलेंगे। सो दैट इज़ अ बिग ऑफ अ बिग ब्लो। मेगा इवेंट के अहम मैच के लिए पाकिस्तान टीम ने चेन्नई में प्रैक्टिस की। कुछ हम आपको विजुअल्स दिखा भी रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मैच, और साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप की ख़तरनाक तरीन टीम है। एक तो ट्रस्ट अस ना, ऑब्वियसली सारों के साथ खेलना तो है एक एक करके। अच्छा जी, मैं भी अपने आप को ठीक कर लूँ। तो बड़ी ख़तरनाक टीम है। एंड थोड़े से स्टैट्स इसके हवाले से आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका वैसे तो तीनों एवेन्यूज़ में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फील्डिंग उनकी कमाल की है। सो दे आर काइंड ऑफ नोन फॉर देयर फील्डिंग एज वेल। और बैटर्स तो वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं ही हैं। इसमें अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो बारिंग वन साउथ अफ्रीका ने ऑलमोस्ट सारे ही जीते हैं। इनफैक्ट आपको बता दें कि पॉइंट्स टेबल में सेकंड नंबर पे है आफ्टर इंडिया। सो इट्स इन अ वेरी गुड पोजीशन एंड नेचुरली पाकिस्तान के लिए एक बहुत टफ मैच भी ये बन सकता है। और वी रियली नीड टू गेट आवर स्टैंडिंग अप, क्योंकि इस वक्त आपको पता है ना कि आफ्टर द लॉस टू अफगानिस्तान तो हम ज़रा फोर्थ पोजीशन में भी नहीं रहे, हम वी हैव स्लिड डाउन टू फिफ्थ। ये कुछ प्रैक्टिस मैच, खैर ये तो हम आपको पहले ज़रा मैचेस के विजुअल्स दिखा रहे हैं, लेकिन कल प्रैक्टिस भी हुआ। और शादाब खान की एक प्रेसर भी थी जिसमें ऑब्वियसली उनका यही कहना था। इनफैक्ट वो सारों को ज़रा एक एडवाइस भी कर रहे थे कि प्लीज़ स्टैंड विद द बॉयज़, और इंशाल्लाह उन सारों को बहुत अच्छी तरह ये अंदाज़ा है कि आज का मैच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी डिसाइसिव मैच। तो उसके लिए होप्स हाई हैं। कल इनफैक्ट पीसीबी की तरफ से भी एक मैसेज उनके सोशल्स पे ये आया था कि अच्छे दिन भी होते हैं टीम के साथ और बुरे दिन भी होते हैं, और ऑब्वियसली इट्स अ गेम, तो हारना जीतना तो चलता रहता है। लेकिन ऑफ कोर्स उनकी इल्तिजा ये थी, उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि हमें क्रिटिसाइज़ कम करना चाहिए एंड वी शुड ऑल बी स्टैंडिंग विद आवर टीम एंड द बॉयज़ इन ग्रीन। और उनको जवाब में मैं, मेरा ख्याल है, आई वुड बी स्पीकिंग फॉर द एंटायर कंट्री जब मैं कहूँगी कि ऑब्वियसली भाई हम तो लिटरली और कहीं देखते ही नहीं है, वी आर विद आवर टीम। लेकिन टीम की परफॉर्मेंस जब इधर उधर होती है तो इट्स नॉट एज इफ कितना गुस्सा होता है, एक गम होता है। नेचुरली वी आर इन एन अरीना जहाँ नेचुरली सारी टीमें दुनिया की हैं, ऑल आइज़ आर ऑन द टीम्स। और अच्छा, कुछ और भी आपको दिखाना चाहते हैं कि बाबर ने, बिकॉज बाबर पे भी बड़ी नज़रें हैं और बाबर की कप्तानी पे भी, तो कल तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोटिवेशन दी टीम को प्रैक्टिस सेशन से पहले। सो ऑब्वियसली वी आर वी टोटली अंडरस्टैंड द प्रेशर जो इस वक्त टीम पे है, और हर जगह से कोई ना कोई लिटरली ले पीपल, ले मैन जिनको कहते हैं,
जैसे हम भी बैठे हुए हैं तो हम अपनी भी बीच में एडवाइस डाल रहे होते हैं, लेकिन दे नो व्हाट दे आर डूइंग, उनको ज़्यादा बेहतर कंडीशंस का पता है, तो वी हैव टू ट्रस्ट देम। और क्या किया जा सकता है। वैसे भी इस पे हम बात भी करेंगे। आपको पता है कि हमारी टीम जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंट्स की इंडिया भी पहुंची हुई है। ऑफ कोर्स सिकंदर बख्त हमारे साथ इधर पाकिस्तान में भी हैं, तो एवरीबडी हैज़ समथिंग टू से। कंस्ट्रक्टिव बातें हैं कुछ, एंड आई होप द टीम इफ इट दे हेयर इट दे टेक इट इन स्ट्राइड। सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और माजिद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सिकंदर, आपसे इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो ज़रा कंपैरिजन हम ले लें कि साउथ अफ्रीकन टीम जो है वो हैवी हिटर्स हैं, ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में है। हम पिछले उन्होंने बारिंग द वन विद नेदरलैंड्स, जो कि बड़ा ही फ्लूक था कि कैसे उन्होंने हार लिया, बाकी सारे मैचेस उन्होंने जीते हैं। वेयर डू वी स्टैंड, अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें? देखो, ये सारा खेल होता है कि बॉडी लैंग्वेज का और आप में कितना कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा हम गिरे हुए हैं, ठीक है ना। हमने एक अच्छा मैच खेलना है और अगर ये मैच आज का हुआ तो हम वापस रिदम में आ जाएंगे। खेल अजीब सी चीज है, जब आप एक्सक्यूज मी, जब आप अच्छा नहीं कर रहे होते तो आपका जो जैसे भी वो मोटिवेशनल स्पीच दे रहा था बाबर, कोशिश कर रहा था लड़कों को एक साथ करके उठाने की, तो वो एक लम्हा होता है कि आपने, जैसे कल मैच शुरू होता है, वो बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं वो लोग, हमारा एक स्पेल अच्छा गिर जाता है शुरू के 6 या 7 ओवर में। उस अच्छे स्पेल में हम 2 आउट कर देते हैं, 3 आउट कर देते हैं। एकदम से आप देखिएगा कि टीम, आपको ऐसा लगेगा कि उनमें एनर्जी आ गई, वो एकदम से चेंज हो गई। तो ये लम्हों के खेल होता है। मैंने सारी जिंदगी, आपने भी मैचेस देखे हैं, मैच टीम के साथ लम्हों का मैच होता है। एक लम्हा, एक स्पेल, 4 ओवर का, 5 ओवर का एक अच्छा स्पेल गोली किस्म का हो जाए, 2-4 उनके आउट हो, अगर वो पहले बैटिंग करें या हमने पहले बैटिंग की और हम बहुत अच्छा खेल गए, ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल गया अच्छे ओवर्स के अंदर, तो आप देखेंगे खेल बदल जाएगा। अब यही लड़के जिनकी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज गिरी हुई है, थोड़े से बेचारे डिप्रेस है, फ्रस्ट्रेटेड है, व्हाटएवर यू कैन से, वो एकदम से उठ के खड़े हो जाएंगे। तो ये खेल बहुत ही फनी है। तो हमें बस, मैं भी यही इंतजार कर रहा हूँ, मैं हमेशा उनके देख रहा होता हूँ कि पहला एक जो लम्हा है ना हमारा, हम उस पर एक हाथ मार दें और देखिएगा कि खेल बदल जाएगा। तो आज जैसे आपने बिल्कुल सिकंदर, वी आर आल्सो होपिंग फॉर इट एंड यू आर वेरी राइट, वी टोटली एग्री विद यू कि इट टेक्स ओनली 1 मैच टू टर्न द थिंग्स अराउंड। तो हम मैच तो बहुत देर की बात है, मैं तो कह रहा हूँ एक अच्छा 10 ओवर का स्पेल, वो 10 ओवर अच्छे गुजर गए, आप देखिए आई होप वापस आ जाएगी। जी बिल्कुल। तो आज हमारी उम्मीदें भी बिल्कुल ये हैं और नेचुरली टीम को भी पता है, वही वाली बात है कि डू और डाई है, आज तो करना ही करना है और प्रैक्टिस भी उसके लिए कर रहे हैं। भट्टी साहब, हाउ आर यू? एक तो वहाँ का मौसम के हवाले से भी आप हमें बता दें, लेकिन पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखते हैं ना, तो कल की श्रीलंका की विन के बाद हम एक्चुअली 6ठे नंबर पे आ गए हैं। पहले मैंने 5वां कहा था, मैं भूल गई थी कि कल इंग्लैंड श्रीलंका का भी मैच हुआ है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। इंग्लैंड बीइंग द डिफेंडिंग चैम्पियंस कहाँ पहुंच गए हैं, बिल्कुल ही बॉटम ऑफ द बैरल में पहुंचे हुए हैं, लेकिन इट इज़ नॉट द सेम टीम जो 4 साल पहले जीती थी। भट्टी साहब ये बताएं, बाबर की मोटिवेशन देना टीम को, उसको अगर हम रिलेट करें टू द पॉइंट्स टेबल, तो यकीनन डिप्रेशन तो होगी। जी हाँ हुमा, सबसे पहले आपने जो मौसम की बात कही, तो हालांकि आज बारिश की तो फोरकास्ट नहीं है, लेकिन ओवरकास्ट कंडीशन है। अभी सुबह का टाइम है यहाँ पर, और अभी थोड़ी देर पहले जब आपने ये सेगमेंट स्टार्ट किया था तो हल्की सी फुहार भी पड़ रही थी, लेकिन आज उम्मीद है कि ऑल क्लियर हो जाएगा और मैच पूरा होगा। बिल्कुल देखिए, बाबर भी मोटिवेशनल लेक्चर्स दे रहे हैं, पाकिस्तान टीम के साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वो चल रहे हैं, बाबरी साहब वो भी टीम को समझा रहे हैं, टीम को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो बात सिक्कू भाई कर रहे हैं ना, एक अच्छी परफॉर्मेंस और एक अच्छा स्पेल, एक अच्छी इनिंग्स पाकिस्तान की इस कश्ती को तूफान से निकाल सकती है। पाकिस्तान को जो एडवांटेज है कि साउथ अफ्रीका की ये टीम, जिस तरह अभी आपने बताया भी कि ये सबसे कमजोर टीम नेदरलैंड से हारी हुई, और कल जो टिम्बा उनके कप्तान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी यही कहा कि पाकिस्तान की खतरनाक टीम है, हमें पता ही है कि ऑन ए डे ये किसी भी टीम को हरा सकती है। लेकिन पाकिस्तान को एक और जो एडवांटेज है कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में मिकी आर्थर समेत 5 साउथ अफ्रीकन मौजूद हैं। वो हमें जो उनका एक माइंड सेट है उस बारे में
बताने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान के कैंप से जो इत्तला है, बहुत ज्यादा उखाड़ पछाड़ नहीं है। हसन अली की जगह वसीम जूनियर आएंगे, वो खेलेंगे। जो फखर जमान है, अभी उनको खिलाने का कोई चांस नहीं है। तो एक ही तब्दीली के साथ ओपनिंग में फखर जमान नहीं है, कुछ मे बी टाइप बातें हो रही थी कि शायद ही कुड बी वन ऑफ द ओपनर्स, लेकिन ऐसा कोई चांस आपको या फिर ऐसी कोई बात आपने सुनी नहीं है? देखिए, कल जब प्रैक्टिस सेशन हुआ तो उसके बाद जो हमें टीम मैनेजमेंट ने बताया कि उनकी जो घुटने की इंजरी है उससे वो फुली रिकवर नहीं कर सके, इसलिए फिलहाल टीम मैनेजमेंट चाहती है कि उन पर खतरा मोल ना लिया जाए, क्योंकि 50 ओवर का मैच है और आज के जो क्रिकेट है उसमें रनर अलाउ नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कहीं अंदर जाके मसला हो जाता है, सब्स्टिट्यूट फील्डर तो आ सकता है, तो रनर नहीं मिल सकता। तो फखर जमान भी आज पाकिस्तान की स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। ओके, फखर भी यानी आउट हो गए। तो बहुत ही अच्छा है हमारा पेस है। जी सिकंदर, आप भी कुछ कह रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान की नहीं, भट्टी साहब को अच्छा भट्टी साहब से पूछिएगा कि वो जो स्पिनर्स को चेंज करने की कल बातचीत हो रही थी, फैली हुई थी बात कि शायद उसामा को बिठाकर नवाज आएंगे, क्या ऐसी कोई चीज है? भट्टी साहब, आपको आवाज आ रही है सिकंदर की? जी अगर जी हुमा जी जी सवाल भी बिल्कुल। आपको आ गया, उसामा को बिठा के नवाज को लेंगे? अभी तक देखें, कल रात जब टीम गई है ग्राउंड से, उस वक्त तक तो यही था कि एक ही चेंज होगी। अब आज सुबह दोबारा जब टीम आएगी ग्राउंड में, तो उसके बाद फाइनल 11 को एक बार फिर टीम मैनेजमेंट देखेगी। लेकिन मेरी जो इत्तलात है कि नवाज नहीं खेलेंगे। देखें, ये जिस पिच पे आज मैच हो रहा है चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में, ये वो पिच है जिसमें न्यूजीलैंड बांग्लादेश का मैच हुआ था और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स ने 7 विकेटें हासिल की थी। तो कहा यह जा रहा है, जो लोकल क्यूरेटर्स बता रहे थे, कि इस पिच में जो पिछली हमने अफगानिस्तान के मैच वाली पिच थी उसके मुकाबले में आज वाली पिच में निस्बतन ज्यादा बाउंस है, ओवरकास्ट कंडीशन है। तो आज पाकिस्तान के बैट्समैनों को भी संभल कर बैटिंग करना होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। अच्छा, ये भट्टी साहब, ये वही पिच है जिसपे अभी तक सारे मैचेस हुए? क्योंकि अगर हम वही स्टेडियम की बात, ये डिफरेंट है? नहीं हुमा जी, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में जो पिच थी ये उसके बिल्कुल बराबर वाली पिच है। अच्छा, लेकिन वैसे यही हमने देखा है और स्टैट्स भी हमें ये बता रहे हैं कि इस स्टेडियम में अभी तक 300 किसी ने नहीं बनाए, तो 300 क्रॉस नहीं हुआ। अच्छा, इस वर्ल्ड कप में आज आखिरी 5वां और आखिरी मैच है, तो अभी तक किसी टीम ने 300 क्रॉस नहीं किया। बल्कि जो पहला मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम 199 रन पर आउट हो गई और शुरू में 3 विकेटें बहुत कम स्कोर पर इंडिया की भी गिर गई। फिर विराट कोहली का जो कैच ड्रॉप हुआ, वहां से सिचुएशन चेंज हुई। तो बहुत हाई स्कोरिंग मैच इस पिच में नहीं हुए। लेकिन पाकिस्तान के जो 282 थे वो बहुत आसानी के साथ चेज हो गए। लेकिन कल जो एक अच्छी बात थी जो शादाब खान ने अपनी प्रेसर में कही, उन्होंने कहा कि हम पे जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा, हम खराब खेल रहे हैं इसलिए हम पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि आज वो दिन होगा जब पाकिस्तान की विनिंग स्ट्रीक जो है इस वर्ल्ड कप में वो शुरू होगी और फिर इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के 4 मैच, सेमीफाइनल और फाइनल, और फिर हम ट्रॉफी लेकर पाकिस्तान आएंगे। अच्छा, बिल्कुल आप लोग हमारे साथ ही रहे और डेफिनेटली वी आर विद शादाब व्हेन ही सेज कि आज वो ओवरटर्न, जैसे हमारी लक है ना, इंशाल्लाह हम दोबारा कहेंगे कि वो ओवरटर्न होनी है। द बॉयज आर वेरी सीरियस अबाउट इट, दे आर वेरी कमिटेड, दे डू रियलाइज कि कितनी क्रिटिसिज्म और अनसोलिसिटेड एडवाइस जो हम सारे मिलके दे रहे होते हैं वो भी हो रही है। सो वी आर होपिंग इंशाल्लाह कि आज जो है थिंग्स विल टर्न अराउंड। ऑल्दो टर्न अराउंड के लिए काश हमारे पास जो हरीफ होता, जो हमारे अपोजिंग टीम होती, वो शायद इतनी स्ट्रॉन्ग ना होती, क्योंकि इस वक्त ये जो बात है कि वो जो टीम है साउथ अफ्रीकन, दैट्स अ वेरी प्रीटी स्ट्रॉन्ग टीम। अच्छा, शादाब की हम बात कर ही रहे हैं तो एक दफ़ा आपको तो दिखा दें कि शादाब का क्या कहना था। तो जो हो रही है वो वैलिड है, क्योंकि रिसेंटली मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो तो वैलिड है वो। लेकिन बिल्कुल इतने बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं हो रही। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा दिन एक जैसे रहते हैं, अप्स एंड डाउन क्रिकेट में लगा रहता है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमारे जितने भी बॉलर्स हैं
वो अच्छे रिदम में लग रहे हैं। पैचेस में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है। मेरे से उस तरह बॉलिंग नहीं हो रही, लेकिन जितने बाकी बॉलर्स हैं वो पैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और हमें तीनों शोबों में काम करना। जब हारते हैं तो काफ़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी लगती हैं कि वो बहुत बड़ी हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्सक्यूज़ है। हम एज ए टीम इतना अच्छा नहीं खेले, जो कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, जब हार रही होती है टीम तो ऑब्वियसली सब कुछ ही बुरा लग रहा होता है, लगता है सारी एवेन्यूज़ में ही ज़ीरो हो गए हैं। लेकिन ये एहसास हो जाना और अपने आप को ज़रा पिकअप करना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शायद आपकी बात से लग रहा है जैसे ये हो गया। सिकंदर बख्त और माजिद भट्टी हमारे साथ हैं। अच्छा भट्टी साहब, आपसे ही पहले बात कर लेते हैं। बैटिंग लाइनअप देखें साउथ अफ्रीका की तो ना ही देखें, क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग हैं वो कि लिटरली उनके एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं। डिकॉक, मैक्रम, डेविड मिलर, आर वी प्रिपेयर्ड? मतलब हमने उनकी प्ले देख के, बिकॉज हर किसी के लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा ट्यून करना पड़ेगा। वी आर एट दैट स्टेज, तो हम तैयार हैं। देखिए हुमा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि साउथ अफ्रीका की टीम जो 5 मैच खेली है उसमें 3 मैचेस में उन्होंने 300 प्लस बनाए। लेकिन आप पाकिस्तान की बॉलिंग भी देखें कि हमारी दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग है। और शादाब ने शिकवा किया कि हमने एक्सपेक्टेशंस बॉलिंग में पूरी नहीं की, हमने बहुत एक ऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग की है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की टीम आज से विनिंग स्ट्रीक पर जाती है तो पाकिस्तान के बॉलर्स को भी रोल प्ले करना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी जो शुरू के ओवर्स में विकेट लेने के लिए मशहूर हैं, लेकिन पिछले 5-6 मैचेस में बिल्कुल ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे फास्ट बॉलर्स को ऊपर से विकेट लेके देना होंगी, क्योंकि मोहम्मद वसीम जूनियर अगर आज खेलते हैं तो उनका इस टूर्नामेंट में पहला मैच होगा। शादाब ने खुद भी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, उसामा ने भी कोई बहुत ज्यादा बॉलिंग में इम्प्रेस नहीं किया। तो पाकिस्तान के बॉलर्स पर बहुत बड़ा अब बोझ है कि वो अपने उस जो टैग है उसको उतारें और अच्छी परफॉर्मेंस देके साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को कंट्रोल करें। यू वेरी राइट, क्योंकि दिस इज़ द टाइम टू प्रूव। सिकंदर, आपसे भी यही पूछेंगे कि ये बड़ा टाइम टू फॉर आर बॉलर्स टू कम इन टू प्ले है, जो कि जिसको कहते हैं ना अंडरवेलमिंग ही रहे हैं। जितना नाम है और जितनी रेपुटेशन है इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, उस तरह परफॉर्मेंस हुई नहीं है। लेकिन साथ ही वो प्रेशर, अगर वसीम जूनियर टाइप प्लेयर्स की बात कर लें जिनका टूर्नामेंट में पहला मैच होगा, तो ये प्रेशर वो संभाल पाएंगे? यार देखो, संभालना तो पड़ेगा ना। पाकिस्तान टीम में उनका नाम आया और वो आ गए हैं, अगर आप उनको लेकर आए। देखिए, मैंने कल भी बात कही थी, जो भी लड़के बेंच पे बैठे हैं दे आर द बेस्ट। जब भी वो पाकिस्तान के 15 लड़कों में आ गए, जब वो 15 लड़कों में आ गए तो उन्हें जाकर खेलना भी है। ये थोड़ी है कि हम उनको छुपा के रखेंगे, नहीं मेरा छोटा सा बच्चा है इसको मत खिलाओ, इसकी पिटाई हो जाएगी। फिर भाई लेकर क्यों आया? हर लड़का वहाँ तैयार होना चाहिए। आप इंडिया को देखें कि एक लड़का उनका पांड्या गिरा, उन्होंने शामी को खिलाया, उन्होंने उसके 5 आउट कर दिए। तो इस तरह का बैकअप होना चाहिए ना। अगर ये बैकअप ऐसा नहीं है तो फिर हमारी गलती है। देखिए, हम अभी जो बॉलिंग की बात कर रहे थे, हमारी बॉलिंग दुनिया की बेस्ट बॉलिंग नजर आ रही थी, और हमारी जो वीकनेसेस थी ना बैटिंग में, वो बॉलिंग कवर करते थी। मैं इसलिए एक दफा ये भी कहा था कि बाबर एंड कंपनी आर वेरी लकी कि उनके पास इतना अच्छा पेस अटैक है कि जब वो गलती करते हैं या कहीं वीकनेस शो करते हैं, रन्स कम बनाते हैं, तो ये बॉलर्स आकर उसको कवर कर देते हैं जल्दी से आउट करके। वही चीज आज होनी है, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना। 10 ओवर का स्पेल हर चीज तब्दील कर देगा। यहाँ पे हैवी रन्स नहीं होते। डिकॉक जो है सबसे ज्यादा रन्स कर रहा है, वो है लेफ्ट हैंडर। जो वो लेफ्ट हैंडर है उसके लिए शाहीन का गेंद पढ़ के जो बाहर निकलता है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है। वहां पे अगर 2 स्लिपें खड़ी हों और एक अच्छा बॉल पड़ गया, जो सबसे खतरनाक प्लेयर है, तो वो आउट होने के उसके चांसेस बन जाते हैं। सिकंदर, कोई सरप्राइज भी सॉर्ट ऑफ एलिमेंट प्लान हुआ होगा? बिकॉज ऑब्वियसली कल वो बाबर का भी जो बातों से लग रहा था जैसे एक डिफरेंट गेम प्लान जो है उन्होंने ये साउथ अफ्रीका के लिए बनाया होगा, खास तौर पे अगर स्पिन अटैक किया जाए, बिकॉज दे आर यूजिंग नवाज। तो इस किस्म की कोई प्लानिंग आपको लगता है कि इन टू प्ले है? देखो, उसके अंदर ये हो सकता है कि जो नया जो बॉल का, अगर हमें आपने बॉलिंग की बात करें ना, अगर सपोज करें पहले बैट बॉलिंग आ गई या सेकंड टाइम बॉलिंग हम कर रहे हैं, कि हमने 5 ओवर कराए या चले 1-2 ओवर वहां से कराए, 2 ओवर इस एंड से कराए। जब 2 ओवर हो गए, आपने देखा कुछ नहीं हो रहा, जो सरप्राइज हो सकता है कि आप उस नए बॉल से नवाज से करा लें, या उस नए बॉल से आपका सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है शादाब, जो पिछले 4 सालों से खेल रहे हैं, तो उनको खिलाएं, उनसे बॉल करा दें। यही एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। या इफ्तिखार बहुत अच्छी गेंद करते हैं,
उनका जो है ना गेंद जो है कोई ऐसा कोई ब्रेक नहीं होता, मगर वो टाइट किस्म की गेंदें करते हैं। जब आप पहले 10 ओवर में टाइट गेंदें करेंगे तो हो सकता है कि बैट्समैन चांस ले उसमें आउट हो। तो इस किस्म की सरप्राइजेस दे सकते हैं, और उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? आप कोई लड़का बाहर से लेके तो खिला नहीं सकते, तो यही लड़कों के साथ खेलना है। अच्छा, जो वसीम की आपने बात की ना, जी 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 सिकंदर, वसीम जो है, हाँ वसीम जो है ना थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे थे पिछले दिनों, जो उनको मार पड़ रही थी हम देख रहे थे, तो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे थे जिस पर उनको कट और पुल पड़ रहे थे, उसका उन्होंने ख्याल रखना है। ये पिचेस ऐसी बॉलिंग के लिए नहीं बनी हुई कि जहां आप पीछे मार के गेंद, तो हाँ जब ऑस्ट्रेलिया आप जाएंगे या साउथ अफ्रीका जाएंगे वहां पर वो गेंद आप पीछे मारते हैं तो टेक ऑफ करता है, यहाँ पर नहीं कर रहा। तो इधर टेक ऑफ नहीं हो रहा, बॉल आराम से आ रहा है, तो यू हैव टू कीप इट ऑन ऐसे लेंथ पे रखनी है कि जो कि थोड़ी सी मतलब टाइट हो। और आपको किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आप एक जैसी गेंदें नहीं कर सकते, आपने 6 गेंदें करनी है, उसको वेरिएशंस रखनी पड़ेंगी। अगर आपने एक जैसी लाइन पे गेंद की तो बैट्समैन तैयार होगा, अच्छा भाई आप ऑफ स्टंप पे आ रहे हैं, वो फिर आपको एक्स्ट्रा कवर मार देगा या आपको कट मार देगा। बेसिकली यू हैव टू कीप देम गेसिंग, बिल्कुल उनको एक यूज्ड टू आप ना कराएं, यू हैव टू कीप देम गेसिंग। भट्टी साहब, अभी पिच की भी बात हो रही है, जरा दोबारा इस पे बात कर रहे हैं। जिस स्टेज पे अब ये सारा टूर्नामेंट पहुंच चुका है, पिच हो जाए, आउटफील्ड, टॉस, ये कितना डिटरमिन करते हैं कि कौन जीत रहा है और कौन नहीं? हुमा, हर चीज मैटर तो करती है, लेकिन टॉस देखें, टॉस तो किसी के बस में नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में आज जो मैं सिचुएशन देख रहा हूँ अभी आपसे बात करते करते, ओवरकास्ट कंडीशन में जिस तरह आपको बता रहा था, हवा बिल्कुल नहीं चल रही क्योंकि समंदर के किनारे ये चेन्नई का शहर है, तो अब और लाइट जो है ना बिल्कुल कम हो गई है, अंधेरा सा हो गया है। तो एक बारिश का फैक्टर भी हमें रखना है। हालांकि मेट ऑफिस तो आज बारिश की फोरकास्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर छोटा मैच होता है तो पाकिस्तान की टीम छोटे मैच में ज्यादा बेहतर खेलने की सलाहियत रखती है। लेकिन मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को जो पीछे गुजर गया ना 3 मैचेस में, वो भूलकर अब आज एक नए सफर का आगाज करना है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम जितना बुरा 3 मैचेस में खेली है, ये टीम उतनी बुरी है नहीं। इस टीम को एक अच्छी जीत चाहिए, उसके बाद आप देखेगा कि सारी अपनी नाकामियों को ये पीछे छोड़कर आगे बढ़ती जाएगी। मेरे ख्याल में आज का मैच पाकिस्तान के इस वर्ल्ड कप की कैंपेन का फैसला करेगा, और मुझे बहुत उम्मीद है कि आज पाकिस्तान के लिए आइडियल दिन है कि पाकिस्तान यहाँ से अपनी पिछली नाकामियों को छोड़ दे और विनिंग स्ट्रीक जो है जिसका राइट, उम्मीद हमारी भी बिल्कुल यही है कि आज वो स्पेल जो है एक, आई एम सॉरी टू से, एक सब स्टैंडर्ड जो हमारी एक अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस है, वो स्पेल जो है टूट जाएगा। थैंक यू सो मच भट्टी साहब एंड सिकंदर फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है, और आपको बता दें कि कराची में फ्लू के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और अभी लेटेस्ट इजाफा तो मेरे ही को होस्ट अब्दुल्ला का हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस वजह से ही इज़ नॉट हेयर टुडे। तो महकमा सेहत सिंध ने भी ख़तरे की घंटी जो है वो बजा दी है, और एक्चुअली हम भी ये वार्न कर रहे थे कि ये हो रहा है। महकमा सेहत के मुताबिक नए फ्लू जो इन्फ्लुएंजा वायरस है बेसिकली, उससे लोग मेरा भी गला ख़राब होना स्टार्ट हो गया है, नज़ला, खांसी और बुखार में मुब्तला हो रहे हैं, और वायरस से ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन, बच्चों और 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो हैं वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं और ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, ये हम बात करेंगे। और हमारे गेस्ट साथ हैं स्टूडियो में डॉक्टर राशिद दाऊदपोता, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और प्रैक्टिस करते हैं साउथ सिटी हॉस्पिटल हेयर इन कराची। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। डॉक्टर साहब, ये महकमा सेहत सिंध ने भी एक डायरेक्टिव दे दिया है, ये कोई बहुत ही कुछ एडवांस्ड किस्म की वायरस वेरिएंट आया हुआ है जो एक्चुअली पूरा ऑलमोस्ट आधा शहर जो है इसमें मुब्तला है, क्या हो रहा है? हाँ, बेसिकली ये है कि क्योंकि हमारे जो वायरस हैं वो डे बाय डे जो है ना अपनी शक्ल चेंज करते रहते हैं। जिस तरह से कोविड के वेरिएंट आ रहे थे, मुख्तलिफ वेरिएंट आए, पहले आम वेरिएंट आया, फिर डेल्टा, फिर ओमेगा, फिर डिफरेंट आ रहे, तो इन्फ्लुएंजा के वायरस भी जो है ना तकरीबन अभी मोर देन 12 वेरिएंट जो है ना दरियाफ्त हो चुके हैं। तो आजकल जो वैक्सीन लग रही है वो भी जो है ना सिर्फ 4 वेरिएंट के लिए अभी लग रही है, जिसको हम टेटा कहते हैं, जो एबट कंपनी जो है ना इंट्रोड्यूस की है। तो ये है कि पता नहीं लगता है कि कब कौन सा वेरिएंट हमें अफेक्ट करे आके और कितनी शिद्दत से अफेक्ट करे आके। तो डॉक्टर साहब, यानी हम ये इससे तो ज़रा इत्मीनान रखें कि ये कोविड नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग तो हैं, और ख़ासतौर पे ये भी कहना कि सिम्टम्स इतने सिमिलर हैं कि लोग अपना टेस्ट कराना स्टार्ट हो गए हैं। नहीं, कोविड के भी तो सेम ही वो होते हैं, पर ये कि आमतौर पे हम कोविड का टेस्ट इमीडिएटली जो है ना तजवीज़ नहीं कर रहे, क्योंकि जो है बेसिकली क्योंकि हमारी पॉपुलेशन एक तो ये है कि एक को
जो इतना कोविड पेंडेमिक था जिसकी वजह से हमारी तकरीबन पॉपुलेशन अफेक्ट हो चुकी है। एक तो ये चीज़, दूसरा ये है कि हम डे बाय डे अपनी वैक्सीन भी जो है ना उसको हर 6 मंथ जो है ना बूस्टर लगवाते आ रहे हैं, तो हमारे अंदर इतनी इम्यूनिटी हो गई है। तो इसलिए ये है कि ये जो अगर कोविड भी है या इन्फ्लुएंजा वायरस है तो उसका एक लिमिटेड ड्यूरेशन 3 से 5 दिन, वो एक माइल्ड से सिम्टम्स आते हैं हमारे जिस्म के अंदर, फ्लू, गला खराब, बुखार, जिस्म में दर्द, वो 3 से 5 दिन तक रहते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी ये है कि स्पेशली अगर हमारे कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जिनको जो कार्डियक पेशेंट हैं या लंग्स या ओल्ड एज हो जाती हैं, तो उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको जल्दी से हम इवोल्यूट करें कोविड के हवाले से भी, इन्फ्लुएंजा के हवाले से भी, और ये है कि उनको उस हिसाब से ट्रीट करें इमीडिएटली, क्योंकि ये जो कोविड या इन्फ्लुएंजा दोनों जो वायरस हैं ये हमारे जो ख़तरनाक जो साबित होते हैं ये इन पेशेंट में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो ओल्ड एज होते हैं, क्योंकि वो तो फिर वो कंपाउंड कर देती है, पहली एक प्रॉब्लम है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वैसे जस्ट बिकॉज कराची के लोग तो हमें देख ही रहे हैं, और लेकिन बाकी पाकिस्तान में भी ये एक कहते हैं ना इस मौसम में भी एक तब्दीली मौसम की वजह से भी हो जाता है, लेकिन वो तो पंजाब में मौसम बदल रहा है, हमारे यहाँ तो ऐसा मौसम भी नहीं बदला बेसिकली, क्योंकि पता नहीं होता है कि कौन सा वेरिएंट कब किस वक्त अफेक्ट करे। तो स्पेशली जो हम आम तौर पे वैक्सीन जो तजवीज़ करते हैं अपने जो पेशेंट को, अपने लोगों को, वो अक्टूबर में करते हैं। तो मोस्टली जब भी इसका पेंडेमिक आता है तो वो अक्टूबर से सितंबर से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अक्टूबर में वो नवंबर में वो पीक पकड़ता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है तो मौसम का भी एक रोल है, पर यह है कि जो कोविड की जो इन्फ्लुएंजा की जो आमतौर पे जो पेंडेमिक या इफेक्ट आते हैं वो मोस्टली जो है इसी ड्यूरेशन में आते हैं। अच्छा। एकदम से जो है ना अफेक्ट करना। तो अब डॉक्टर साहब करना क्या है, मतलब इससे ये हम इस पे इत्मीनान रखें कि ये हफ्ता मैक्स रहता है और 3 से 5 दिन मोस्टली हफ्ता सही है। पर यह है कि बेसिकली अगर जिसको बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के जो सिम्टम्स है तो वो तो जल्दी से अपने डॉक्टर से रुजू करे, जैसे उसको हम जो है जल्दी से एक मैनेज कर लें। बाकी मैक्सिमम ये वायरल इन्फेक्शन है तो वायरल इन्फेक्शन अपना टाइम लेता है, 5 से 7 दिन लेता है। एंटीबायोटिक लेनी होती है? एंटीबायोटिक अगर माइल्ड सिम्टम्स तो उसके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें लगता है कि कोई गले में कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है या खांसी हो रही है, क्योंकि खांसी भी तो अगर के वो लोगों को कुछ तो ड्राई खांसी है, कुछ को तो बलगम वाली, बलगम अगर बलगम आपका इट्स कमिंग येलो और ग्रीन तो उसके लिए हम जो है ना एंटीबायोटिक तजवीज़ करते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द वन ऑफ द सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन की यही वो होती है जो हमें जो ख़राब करती है हमारे मरीज़ों को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है उस वक्त। तो उसके ऊपर जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, जिनमें जो है ना हमारा इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उनके लिए हम एंटीबायोटिक इमीडिएटली सजेस्ट करते हैं, ताकि वो बात बिगड़े ही ना, वो शुरू में उसको। अगर हमारा इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, यंग बंदा है, तो उसके लिए है कि ज़रूरी नहीं है कि वो एंटीबायोटिक ले। मतलब बेसिकली इससे एक तो नंबर 1 मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आपकी बातों से यही पता चला है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोविड नहीं है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा एकदम से टेस्ट कराने भाग जाते हैं। दूसरा ये है कि महकमा सिंध ने भी सेहत सिंध का भी ये कहना है, डॉक्टर साहब से भी बात हो रही है कि आप इसको मैनेज कर सकते हैं, नो नीड टू गेट ऑन टू एंटीबायोटिक्स अगर, और ये 4-5 दिन मैक्सिमम हफ्ता तो बात चलेगी। एक और जो इनका ये कहना था डॉक्टर साहब, आप भी इसको ज़रा ऑगमेंट कर सकते हैं कि अगर आपको ये है तो मास्क पहन लें दोबारा, ताकि ये चीज़ ना फैले। हम तो पहले ही डॉक्टर साहब कह रहे थे मास्क छोड़ने की ज़रूरत ही क्या है, मास्क तो अच्छी चीज़ है बेसिकली। पर यह है कि सोशली जो एक अजीब एक एम्ब्रेसमेंट फीलिंग हो रही थी मास्क के साथ भी लोगों को, तो इसलिए थोड़ा सा। पर ये एक मास्क पहन ले, अगर किसी को सिम्टम्स है, स्पेशली जिसको सिम्टम्स है वो पहन ले, तो हमारी जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो अफेक्ट होने से बच जाएगी। क्योंकि ये भी सांस के ज़रिए, खांसी के ज़रिए, स्नीजिंग के ज़रिए फैलता है एकदम से। अगर आपके जो भी करीब होगा विदिन 6 मीटर जो बिल्कुल, तो आप जरा बी रिस्पॉन्सिबल, हम तो यही कहेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। अच्छी आपने वार्निंग्स भी दे दी। तो डायरेक्टिव्स बिल्कुल वही वाले प्रोटोकॉल्स वही हैं कोविड वाले जो थे, आप मास्क ज़रूर पहन लें, एंड दैट इज़ ओनली, इसमें डरने की बात नहीं है। दिस इज़ बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ताकि आप इस चीज़ को फैलाएं ना, अपने हाथ वगैरह साफ रखें, अगर छींके वगैरह मार रहे हैं तो हाथों पे ना करें, और अपने वो जो कोनी के अंदर वाला ये हाथ साफ रखें।
ये बहुत आप बार-बार इंपॉर्टेंट है, होते रहें, क्योंकि ये भी जो है ना हाथों से पास ऑन करने वाली बात हो जाती है। दैट इज राइट। तो डरने की कोई बात नहीं है, सारे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर राशिद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा जी, आपको ये भी बता दें कि रियासत की हंगामी इकदाम के बाद डॉलर की कदर में खातिर खा कमी से रुपए की कदर में एक स्टेबिलिटी जिसको कह सकते हैं वो आई है, लेकिन आलमी इदारे इसे पायदार हल तस्वुर नहीं करते। और रैंकिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी एक ब्रीफ जिसको कह लें आप पीरियड के लिए है। और ब्लूमबर्ग का कहना है कि जैसे ही इलेक्शन करीब आएंगे फाइनेंसिंग के खतरात के सबब रुपए की कदर कम होगी। अब ये उन्होंने एक साथ साथ वार्निंग भी दे दी है। और रिपोर्ट के मुताबिक रुपए की कदर में बेहतरी IMF की माली सपोर्ट की वजह से आई है। और रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग ने मज़ीद कहा है कि रुपए की कदर में कलील अलमुदत बेहतरी की वजह बाहमी माली सपोर्ट भी है। ये सारी रीजनिंग्स हैं क्यों हमें ये फील हो रहा है कि रुपया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहा है। ब्लूमबर्ग का ये भी कहना है कि इलेक्शन से पहले रुपए की कदर में बेहतरी के लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है कि बहुत सी चीज़ें एक्चुअली इस पर डिपेंड करती हैं, जिसके बारे में इन्होंने एक पूरी रिपोर्ट दी है। हम बात करेंगे, माशी तज्जिया कार हमारे साथ हैं और इसी पे उनकी राय भी लेना बहुत ज़रूरी है। खुर्रम शहजाद, क्या हाल है आपका? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि पाकिस्तानी रुपया जो है जिस तरह डॉलर के ख़िलाफ़ मुसलसल मजबूत हो रहा है, अब ये सिलसिला रुक जाएगा। तो ये ज़रा अलार्मिंग हमें बात लगी है और माशी मसाइल और दीगर वजूहात की बिना पर ये सब कुछ होगा। आप इत्तेफाक करेंगे ऐसा ही है? जो करेंसी है वो आपको पता है वो डिपेंड करती है कि आपके पास कितना डॉलर आ रहा है और कितना डॉलर जा रहा है, आपकी कर्ज़ों की अदायगियाँ कितनी हैं, आपने इंपोर्ट के लिए कितना जो है वो डॉलर जो है वो आपको चाहिए, जो बाहर से आप तेल मंगवाते हैं, आप फूड की चीज़ें मंगवाते हैं और दूसरी जो है ज़रूरत की चीज़ें मंगवाते हैं, और उसके साथ साथ कर्ज़ों की अदायगियाँ, और फिर आपके पास कितनी एक्सपोर्ट यानी कि बाहर आप कितना जो है अपनी अशिया भेज रहे हैं दूसरे ममालिक में, फिर रेमिटेंसेस यानी कि हमारे जो पाकिस्तानीज हैं बाहर जो काम कर रहे हैं वो कितना यहाँ पे सरमाया कमा के यहाँ वापस भेज रहे हैं। ये सारों का एक जो है मजमुआ होती है करेंसी का लेवल जिससे डिटरमिन होता है। तो मेरे ख्याल में अभी आगे जो है कर्जों की अदायगियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। अगले 3 सालों में अगर आप 2 साल की भी बात करें, कम से कम 50 अरब डॉलर आपको चाहिए 2 सालों में कर्जों की अदायगियों के लिए, बैरूनी कर्जों के लिए। तो मेरे ख्याल में जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म में तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स और ये स्मगलिंग रोक के और कुछ सेक्टर की कंसोलिडेशन करके कि एक्सचेंज कंपनीज को थोड़ा सा फॉर्मलाइज किया है, तो इन सब चीज़ों से बेहतरी तो हुई है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब तक आपकी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बेहतर नहीं होंगे, एनर्जी के इश्यूज हैं, फिस्कल इश्यूज हैं, टैक्सेस को कम करना है, इन्वेस्टमेंट लानी है, उस वक्त तक आपका जो रुपया है वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है वो स्टेबल होना मुश्किल होता है। तो यही मेरे ख्याल में गवर्नमेंट सैक्स ने भी बोला है, यही जो है वो IMF भी कहता है, यही वर्ल्ड बैंक भी कहता है। तो हमें जो है स्ट्रक्चरल इश्यूज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और उसी वक्त वगैरह इलेक्शन होगी, उसके बाद नहीं गवर्नमेंट आएगी और वो बड़े अच्छे डिसीजन ले सकेगी जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी। बेसिकली स्टेबिलिटी को सस्टेन करने के लिए बहुत से अभी फैक्टर्स जो हैं उनको होना ज़रूरी होगा। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में स्टेबिलिटी ऑब्वियसली अब भी IMF प्रोग्राम के तसलसल से ही ऑब्वियसली जुड़ी हुई है, तो अगले हफ्ते उनकी टीम जो है वो यहाँ आएगी, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो आपकी नज़र में हम वो सब शराइत पूरी कर चुके हैं जो इस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी थी? जी बिल्कुल, काफ़ी हद तक शराइत पूरी हैं। जो टारगेट्स थे उसमें काफ़ी, जैसे फिस्कल डेफिसिट का टारगेट होता है कि जी कितने आपने खर्चे करने हैं, कितने आपने टैक्सेस इकट्ठे करने हैं, और उसमें से फिर अगर आप जो कर्ज़ों की अदायगियाँ वो हटा दें तो आपका जो एक फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है अदायगियों का और जो है खर्चों का और अपनी जो है वो रेवेन्यूज़ का, टैक्सेस का, वो हम मीट कर रहे हैं और बेहतर मीट कर रहे हैं। फिर आपके यहाँ टैक्स पेयर्स में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, फिर आपके यहाँ जो है टोटल टैक्स के जो टारगेट था वो पूरा हुआ है, फिर आपके यहाँ जो है बाकी जो आपके इश्यूज़ हैं जिसमें आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें इंटरेस्ट रेट्स को काफ़ी बढ़ाया गया है और आगे इन्फ्लेशन नीचे आने की तवक्को है। उसके साथ साथ देखें, एक जो बड़ा टारगेट है वो मुझे लगता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा या थोड़ा सा उसमें चैलेंज आएगा, वो ये कि पाकिस्तान ने बाहर से जो पैसा रेस करना था, जो डॉलर रेस करना था, उसमें और अभी जितना डॉलर आया है हमारे पास, इसमें तकरीबन 4.5-5 अरब डॉलर का फर्क है। ये आपसे पूछेगा IMF कि जी आप बताएं कि इसको कैसे पूरा
करेंगे उसका एक जवाब होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है लार्जली इंशाल्लाह ये रिव्यू हमारा गुजरेगा और हमारे पास $700 मिलियन आ जाएंगे। खुर्रम ये भी बताएं, बिकॉज एक और भी बड़ा कंसर्न है कि जो गैस के रेट्स जो हैं बढ़ाए गए हैं उसमें भी ख्याल रखा गया है कि जिन इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी मिल रही है उस पर फ़र्क ना पड़े। मतलब ये भी एक अजीब सी बात है, लेकिन आपके ख्याल में इस तरह के इक़दाम मईशत पर एक और तरह का प्रेशर नहीं बना देंगे? देखिए बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन आपने ये देखना है कि जो आपकी रिसोर्स है, ये गैस हो गई, ऑयल हो गया, आपका बिजली हो गई, ये सारी रिसोर्स जो है अवेलेबल करें इंडस्ट्री को प्रायोरिटी पे, और अवेलेबल करें उन इंडस्ट्रीज को जो कि एक्सपोर्ट करती हैं। तो वो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स हमें अभी ज़रूरत है, हमें डॉलर चाहिए अभी ताकि हमारा रुपया स्टेबल रहे या बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट ना आए। तो इसके लिए आपको एक्सपोर्ट को बिल्कुल सपोर्ट करना पड़ेगा। और दूसरा, ये घरों में चूल्हों में बहुत ज़्यादा गैस जलती है और वो भी मिडिल टू अपर क्लास ज़्यादा जलती है, तो वहाँ पर तो रेट बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप रेट नहीं बढ़ाएंगे, इंटरनेशनल मार्केट में अगर 4000 रुपए की है और आप लोकल मार्केट में 1000 की बेच रहे हैं, तो आप देखें ना आपकी रिसोर्स को जाया कर रहे हैं और वो भी जल रही है सर, वो किसी इंडस्ट्री में नहीं लग रही। तो ये जरूरत है इस चीज की कि आपको इसके रिसोर्स को, जो कि गैस का हमारे पास बहुत कम इस वक्त ज़खायर बाकी हैं, इसको सही इस्तेमाल करें, सही प्राइसिंग करें ताकि इसकी वैल्यू हो सके और उससे वैल्यू लेके अपनी इकॉनमी में बेहतरी ला सकें। मेरे हमें ये स्ट्रैटेजी रहेगी तो हम आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे चलते रहेंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। महंगाई में आहिस्ता आहिस्ता कमी होगी, आप ये एक्सपेक्ट ना करेंगे फॉरेन से कमी आ जाएगी, लेकिन सही डायरेक्शन में चलना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आगे जाके बेहतरी हो सके। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद फॉर दैट पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली कोशिश तो यही होगी कि डॉलर भी स्टेबल रहे और ये सारी कंडीशंस हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। आज है जी बिग मैच पाकिस्तान का, जिसको कह रहे हैं एवरीबडी इज सेइंग डू और डाई मैच है। ऑल्दो मुझे इस किस्म की टर्मिनोलॉजी वैसे पसंद नहीं है, लेकिन बाय ऑल स्टैंडर्ड्स है यही। हमारा सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है इस वर्ल्ड कप में, और आज जो मैच है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है। साउथ अफ्रीका इस वक्त अगर रैंकिंग टेबल पे देखें तो दूसरे नंबर पे है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड कप एट द मोमेंट। और पास्ट ट्रेजेक्ट्री भी देखें वर्ल्ड कप्स में, जितनी बार हम साउथ अफ्रीका से मिले हैं 5 बार, 3 बार साउथ अफ्रीका जीते हैं, 2 बार पाकिस्तान जीता है। सो लेट्स सी वेयर वी स्टैंड टुडे। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच जो है ये होने वाला है, और इसी हवाले से हम बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ है। क्या हाल है आपका? हम ज़रा टेंशन में हैं, लेकिन सोचा आपसे बात कर लें कि पाकिस्तान को आज साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त किस्म का वेरी इंपॉर्टेंट मैच जो है वो खेलना है। और कैंप से ख़बरें ये हैं कि हसन अली बाहर हो गए हैं, फ़खर जमान अलबत्ता एक्चुअली वो अब होंगे नहीं होंगे ये भी कुछ अभी तक पता नहीं चल रहा। तो आज की टीम में क्या चेंजेस होनी चाहिए आपके मुताबिक? हाँ जी, डेफिनेटली देखें आज बड़ा क्रंच मैच है और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में जो टीम जीतेगी उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सेमीफाइनल में आने के, और पाकिस्तान को ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। और तब्दीली की बात ये है कि मैं तो शुरू में इस हक में नहीं हूँ कि वर्ल्ड कप के मैचों में कोई इतनी ज़्यादा तब्दीली की जाए। हाँ, 4 या 5 मैचों के बाद आपकी एक आधी बनती है। तो अब ये कि अब फ़खर को अगर आप खिलाते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखना पड़ेगा। फिर अगर आप हसन अली को बाहर करते हैं तो किसी और को लेके आते हैं तो वो भी देखना पड़ेगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हसन अली को भी बाहर नहीं होना चाहिए और फ़खर को डेफिनेटली खेलना चाहिए। ये एक चेंज बनती है, और उसामा की जगह अगर आप खिलाना है तो फिर आप नवाज को खिला सकते हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप की सबसे ख़तरनाक बैटिंग साइड बनकर उभरी है। बड़े हैवी हिटर्स हैं इसमें, तो ख़ास तौर पर इनके लेफ़्ट हैंडर्स की अगर बात की जाए तो एक ऑलमोस्ट डर ही लग जाता है। लेफ़्ट हैंडर्स के ख़िलाफ़ हमारा कौन सा बॉलर है आपके मुताबिक जो कि ख़तरनाक साबित हो सकता है? देखिए, वर्ल्ड कप में काफी एक्साइटमेंट आई है और साउथ अफ्रीका की टीम का सबको पता है, 92 से हमें पता है ये खतरनाक टीम है। और जब यूं ही बड़े मैचेस आते हैं जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है तो ये एकदम से बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। और हमारे बॉलर में इतनी एबिलिटी है कि वो उनके किसी भी बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। स्पेशली डी कॉक बड़ी अच्छी फॉर्म में है, उनको भी आउट कर सकते हैं। कार्लसन है, वो भी बड़ा अच्छा खेलते हैं। और ये बड़ा मुश्किल होगा इनको हिटिंग करना, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। और अगर वो वही सेम बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग सही खेलती है तो ये बड़ा अच्छा होगा पाकिस्तान की। हाँ, मुश्किल तो होगा, नथिंग इज ईजी। और ख़ास तौर पे जिस स्टेज पे अभी हम आके फंस गए हैं तो हमें मुश्किल भी होगा और करना भी है। फाइनली ये भी बता दें कि गुज़िश्ता मैचेस में हमने देखा है कि बाबर आजम की कप्तानी और बैटिंग पर बहुत सी बातें हुई हैं। तो कप्तानी और बैटिंग दोनों के लिए आप कोई मशवरा देना चाहेंगे उन्हें? और ख़ास तौर पे थिंग्स लाइक बहुत से लोग कह रहे हैं अपना बैटिंग नंबर जो है, ऑर्डर जो है वो चेंज कर लें या समथिंग लाइक दैट।
डेफिनेटली देखिए, बाबर आजम बड़े मेरे पसंदीदा प्लेयर हैं और देखिए कप्तानी एक प्रेशर होता है, अगर कप्तानी को आप हैंडल नहीं कर सकते, उसका प्रेशर नहीं ले सकते, तो ये आपकी बैटिंग पे भी इफेक्ट कर सकती है। बाबर के लिए मशवरा यही है कि आप अपना नंबर चेंज ना करें, पर थोड़ा सा अग्रेसिव खेलें, जरा खुल के खेलें। अगर कोई पिच आपको कंडीशन ये दे रही है कि 350 रन, तो आप अज्यूम मत करें कि वहां पे हमने 350 या 300 रन करने हैं। तो जो आप मेरिट पे खेलें या ऑन दी आप भी खेला करें, वो भी ये अच्छी चीज है और नंबर इनको चेंज नहीं करना चाहिए। अच्छा, यानी नंबर नहीं चेंज करना चाहिए और ज़रा खुल के खेलें और थोड़ा सा एग्रेसिव खेलें। एक्चुअली सारों की एडवाइस बिल्कुल यही होगी। अब्दुल रज़ाक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। वो वाली एक शुरू के मैचेस में बात हुई थी ना कि वो टिमिड प्ले ना करें, डर डर के ना खेलें, और अब तो यू हैव नथिंग टू लूज वाली बात हो गई है। खेले जो द प्ले दैट इज स्टक इनसाइड यू, जो कि हमें पता है कि आप लोग खेलते हैं। इट्स टाइम फॉर दैट। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर जो हैं मिकी आर्थर, उनका कहना है कि वर्ल्ड कप में अभी तक टीम जो है वो कुछ जेल यूनाइट होकर नहीं खेल सकी, और अब वो वक्त आ गया है कि टीम जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करेगी। वी आर ऑल होपिंग फॉर दैट। मिकी आर्थर ने कहा है कि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम है जो इस वक्त बहुत ज़बरदस्त खेल पेश कर रही है, और अगर पाकिस्तानी टीम ज़रा ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म अंदाज से खेले तो बिल्कुल जीत सकती है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट बेसिकली। तो हम भी बिल्कुल यही एडवाइस कर रहे हैं मिकी आर्थर साहब टीम को कि खेलो भाई, जिस तरह वी नो दैट यू डू प्ले। और बिफोर द वर्ल्ड कप भी हमें पता है कि ज़बरदस्त हमारी रैंकिंग थी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। समहाउ वो ट्रांसलेट होती हुए हमें नज़र नहीं आई। एंड वी डू अंडरस्टैंड कि बहुत से प्रेशर्स हैं एक्सटर्नल, लेकिन प्ले पे वो आपका काम है कि वो आपकी गेम ख़राब ना होने दें वो प्रेशर्स। अच्छा जी, अतीकुर रहमान हु इज़ इन इंडिया एट द मोमेंट और चेन्नई में हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अतीक, क्या हाल है आपका? अतीक, अगर हम पिछले पास रिकॉर्ड भी देख लें ना, साउथ अफ्रीका जो कि इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और पाकिस्तान का जिसमें वो 5 बार साथ आए हैं, 3 बार साउथ अफ्रीका जीता है, 2 बार पाकिस्तान जीता है, आपको लगता है कि आज वो मौका होगा कि हम जीत जाएंगे और ये बराबर इक्वेशन हो जाएगी हमारी साउथ अफ्रीका के साथ? देखें, पाकिस्तान टीम की जो बॉडी लैंग्वेज इस वक्त नजर आ रही है वो यही है कि अब ये हमारे पास आखिरी मौका है। और पाकिस्तान टीम ने जिस तरह कल बाबर आजम ने भी लेक्चर दिए और शादाब खान की भी बातों से उन्होंने कहा कि हम ऐसे सूरत हाल से पहले भी निकल चुके हैं, और जब निकलते हैं तो फिर सीधा टॉप पर जाते हैं। और इसी तरह सारे खिलाड़ी भी हैं कि ये हमारे पास आखिरी मौका है। और जहां तक बात की आपने साउथ अफ्रीका की, देखें एक पॉइंट बड़ा मिस कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने 5 मैच जीते हैं, बहुत अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जाहिर की है, लेकिन पहले बैटिंग करती है साउथ अफ्रीका तो वो 400 तक जाती है, लेकिन जहां वो चेस पर जाते हैं हॉलैंड के अगेंस्ट, नीदरलैंड के अगेंस्ट, वो चेस पर गए तो फंस गए। अगर ये यहाँ भी साउथ अफ्रीका की सेकंड बैटिंग अगर होती है और पाकिस्तान एक 300 प्लस का कोई स्कोर लगा देता है, तो यकीनी तौर पर फिर साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन बहुत ज्यादा खुलकर खेल रहे हैं, जो पहली बैटिंग में और बाद में चेस करने वाली बैटिंग में जरा फर्क होता है, थोड़ा प्रेशर होता है, दबाव होता है। तो अच्छा, तो यानी बेसिकली आपका ये कहना है अतीक के टॉस भी का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जो हमेशा ही होता है, लेकिन स्पेशली सो फॉर टुडे। तो आपका ये कहना है जो पहले बैट कर ले वो स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हो गया? जो पहले मैं तो चाहूंगा कि पाकिस्तान ही पहले बैट कर ले और अच्छी पोजीशन ले, क्योंकि सिर्फ वर्ल्ड कप की हम बात नहीं कर रहे। अगर आप पिछले 15 मैचेस साउथ अफ्रीका के उठाएं तो उसमें से उन्होंने मेरे ख्याल से 11-12 मैचेस जो हैं वो पहले बैटिंग करके जीते हैं। चेस के अंदर साउथ अफ्रीका कमजोर है और आज भी होगी अगर उनकी सेकंड बैटिंग आती है। तो ये एक हमारे पास है, और हसन अली नहीं है, वसीम जूनियर होंगे, जाहिर है हमारे पास बैंक स्टैंड तो और कोई फास्ट बॉलर है नहीं, और फखर समान 2 दिन यहाँ बैटिंग प्रैक्टिस की है। और लेकिन मुझे लगता है कि कप्तान अब तक उनकी फिटनेस से 100% मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि कप्तान चाहते हैं कि 100% जो है फिट खिलाड़ी जो है वो प्लेइंग 11 में हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि हाफ फिट खिलाएं, आप बैटिंग तो कर लें लेकिन फील्डिंग में प्रॉब्लम हो। तो फखर का भी मुझे मुश्किल लग रहा है। अलबत्ता उसामा की जगह नवाज जो है उनकी शमूलियत हो सकती है। लेकिन ये सब अतीक, कोच से कोई आपकी मुलाकात हुई, कोई बातचीत के पिच कैसा रिएक्ट करेगी, और ऑब्वियसली उस तरह एक गेम प्लान भी बनता है, तो कोई इस किस्म की इंसाइट है आपके पास?
जी देखिए, अफर का कल स्टेटमेंट आया और कल प्रैक्टिस में भी जो उनसे ऐसी रस्मी गुफ्तगू टाइप की होती है जो प्रैक्टिस के बाहर निकलते हुए, तो वो बड़े कॉन्फिडेंस थे कि इस यहाँ पर जो है पाकिस्तान टीम बाउंस बैक करेगी और विकेट जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट थी उसके बराबर वाली विकेट है, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप कि पाकिस्तान टीम जो है वो दोबारा है। और फास्ट बॉलर हमारे खास तौर पर शाहीन, उन्होंने एक मैच में तो 5 विकेट नहीं, लेकिन वो बिल्कुल आखिर में जाके ली, तो हो सकती है वसीम जूनियर कुछ बड़ा कारनामा देते हैं या शाहीन शाह अफरीदी भी। तो देखें, अभी टूर्नामेंट तो ओपन है, चाहे इंडिया ने कितने मैच, जिसमें अभी किसी टीम ने क्वालिफाई नहीं किया है सेमीफाइनल के लिए, सब अभी टूर्नामेंट आधा हुआ है और टूर्नामेंट तकरीबन ओपन हो चुका है सब टीमों के लिए। कल श्रीलंका ने भी कामयाबी हासिल की अच्छे रन रेट के साथ, वो भी टॉप पर आ गया, तो टूर्नामेंट पूरे तरीके से ओपन हो चुका है। उमा, अब यहाँ पर जो है गलती की गुंजाइश नहीं होगी, जो गलतियां करनी थी वो हो गई, अब गलती की गुंजाइश नहीं होगी। बिल्कुल, वी आर टोटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अतीक, गलती की गुंजाइश तो रही नहीं है और बहुत चांसेस, ऑब्वियसली इट्स अ गेम एट द एंड ऑफ द डे, और ऊपर नीचे हमने इन द पास्ट भी होते हुए देखा है, तो हम उस स्टेज पे इस वक्त पहुंच गए हैं। अगर साउथ अफ्रीका, द ओनली टाइम इट हैज़ लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड कप इज अगेंस्ट अ वीक टीम लाइक नेदरलैंड्स, चले नहीं कहना चाहिए वीक टीम, लेकिन नेदरलैंड्स को ही हारे हैं, तो स्पिनर्स का एक बड़ा रोल था उसमें। स्पिन अटैक, आपको लगता है कि हम वो वाला मॉडल जो है वो ट्राई करेंगे कि वी कुड टैकल देम उस तरह? देखें, अब करना पड़ेगा। दीगर टीमें अगर कामयाबी हासिल है, बहुत सी टीमों के भी फास्ट बॉलर इंडिया के सिवाय इंडिया के और टीमों के फास्ट बॉलर भी जो है वो बहुत ज्यादा तवक्कुल बॉलिंग और विकेट हासिल नहीं कर रहे, स्पिनर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। और हमारा स्पिन शोबा वर्ल्ड कप से पहले ही थोड़ा सा कमजोर था, विकेट नहीं ले रहा था, और यहाँ आकर फिर हमारा वही स्पिन अटैक था तो इतना कामयाब नहीं था। तो स्पिनर्स विकेट लेंगे यहाँ पर तो कामयाबी मिलेगी हम उनको। और एक रिजर्व प्लेयर्स हमारे अफरार हैं, अगर पाकिस्तान टीम का, हम ये तो नहीं कहेंगे अल्लाह करे का इनफिट हो जाए, लेकिन अगर कोई होता है तो अफरार एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट होगी। लेकिन ये आज के मैच के बाद फिर ये डिसाइड होगा कि फखर अगर मुकम्मल फिट नहीं है तो फखर की जगह फिर अबरार को इंक्लूड करें, लेकिन ये बहुत आगे की प्लान है। ये तो बात की बात है, राइट। अच्छा, अब जरा फील्डिंग पे हम इसलिए बात कर लेते हैं। वैसे तो फील्डिंग आपको पता है हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आज जिस टीम के अगेंस्ट है, दे आर नोन फॉर देयर वेरी एक्सीलेंट फील्डिंग। तो फील्डिंग के हवाले से आपने प्रैक्टिस में देखा कि कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हो, कोई ज़्यादा कंसंट्रेशन उस पर की गई हो? हुमा, अगर आप फील्डिंग देखें तो आप बोलेंगे बहुत ही क्लास की पाकिस्तान टीम फील्डिंग करती है। प्रैक्टिस के अंदर तो हम बल्ले भी खूब घुमाते हैं और बॉलिंग भी खूबसूरत होती है और फील्डिंग भी ऐसे कैचेस होते हैं, लेकिन ना जाने जब मैच शुरू होता है तो फिर क्या हो जाता है फील्डर्स को। प्रैक्टिस में तो आउटस्टैंडिंग फील्डिंग होती है, लेकिन प्रैक्टिस की बात एक अलग होती है, मैच प्रेशर की बात एक अलग होती है, क्योंकि इस वक्त सारे खिलाड़ी खौफ का शिकार हैं, डर रहे हैं कि हम कोई दोबारा ना हार जाएं, वापस जाएंगे तो क्या होगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे। इस प्रेशर से निकल के अगर आगे सोचेंगे, डर कर नहीं खेलेंगे, लेकिन डू एंड डाई है। कल शराब ने कहा डू एंड डाई पे प्रेशर ज्यादा नहीं होता, क्योंकि आखिरी मौका होता है तो हमें करना होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें तो लगता है कि जी हर मैच में ये एक प्रेशर है। चलो अच्छा है इफ दे फील दैट वे कि डू और डाई में प्रेशर कम होता है। भट्टी साहब से हम पिछले घंटे में बात कर रहे थे, वो कुछ मौसम का हाल बता रहे थे, जैसे ओवरकास्ट टाइप लग रहा है, ऑल्दो बारिश की कोई इस तरह एज सच फोरकास्ट नहीं है। इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखें, हब्स तो है और हब्स पिछले 2 दिन से भी यहाँ पर था, लेकिन आज अभी तक धूप जो है वो नजर नहीं आई है। जिस तरीके से हब्स तो होता था लेकिन चमकती भी धूप हमें नजर आती थी, लेकिन आज हमें अब तक धूप नजर नहीं आई है। थोड़े से बादल हैं यहाँ पर, इसकी ऐसा कोई फोरकास्ट तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन बनिस्बत 2-3 रोज के आज यहाँ पर सूरज नहीं है और हब्स बदस्तूर कायम है। अच्छा, हमने पिछले कुछ मैचेस में देखे, खासतौर पे पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मैच था उसमें कुछ विजुअल्स आए, ऐसी खबरें भी आईं जो इंडियन फैंस जो पाकिस्तान के लिए रूट कर रहे थे, यस ऐसे भी हैं, वो बड़े डिसअपॉइंट थे। वो कहते थे कि हम जी देखने आए थे बाबर की परफॉर्मेंस और ये वो। तो फैंस, वी नो कि पाकिस्तानी फैंस तो वहाँ हैं नहीं, लेकिन बाकी जब मैचेस हो रहे होते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट अदर टीम्स, तो पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी फैंस जमा होते हैं। हुमा, बनिस्बत अहमदाबाद और बेंगलोर के, हमने चेन्नई में जो है
वो पाकिस्तानी फैंस देखे हैं, पाकिस्तान की शर्ट्स यहाँ पर सेल होती देखी हैं हमने स्टेडियम के बाहर, और पाकिस्तान की टी शर्ट देखकर जो शायकीन है वो करके यहाँ पर आए, पाकिस्तान को सपोर्ट भी किया। और उसके बाद फिर जब हारे जिस तरीके से हम अफगानिस्तान से यहाँ पर, तो वो उस टाइम बड़े डिमोरलाइज थे। लेकिन आज भी शायकीन पहुंचेंगे यकीनी तौर पर। जो पाकिस्तान के फैंस होते हैं वो तो रुकते नहीं है, उनको कोई रुकावट नहीं रोक सकती। आते हैं, ये अलग बात है कि वो टी शर्ट जब स्टेडियम की तरफ आते हैं तो टी शर्ट गले पलटती होती है, लेकिन अगर इन हो जाते हैं ग्राउंड के तो फिर वो टी शर्ट जो है वो जेबतन कर लेते हैं पाकिस्तान के फेवर में। अब यहाँ पे दिल दिल पाकिस्तान के सॉन्ग भी चलते हैं और पाकिस्तान के शायकीन जो है वो पाकिस्तान को बकअप भी कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान टीम तो कुछ करे तो फिर जोश ज्यादा बढ़ जाता है। अभी अगर 4 जी शायकीन हो जाएंगे, 8 से 10 हो जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फैंस होना एक बात है, लेकिन ऑब्वियसली हम बड़े सरप्राइज भी होते हैं और हमें दिल में खुशी भी होती है, क्योंकि पिछली बार जब हमने कुछ विजुअल्स देखे जिनमें कुछ इंडियन फैंस के जो पाकिस्तान के लिए रूट कर रहे थे इन डिफरेंट टीम्स, तो उनका ये कहना कि दिल टूट गया हमारा और पाकिस्तान नहीं जीत पाया और हम खासतौर पर पाकिस्तान को देखने आए थे, बिकॉज ये बड़े रेयर मौके हैं। नेचुरली जो क्रिकेट लवर्स होंगे उनके लिए एक अच्छी टीम आना और खेलना जो कि आम बात नहीं है, वो इट्स अ गुड मोमेंट टू गो, लेकिन देन द टीम हैज़ टू परफॉर्म इटसेल्फ। तो ये डेफिनेटली हम चाहेंगे कि इस बार हो। पिच के हवाले से कोई लेटेस्ट रिपोर्ट आपके पास हो, बिकॉज इस पिच पे हमारी इंफॉर्मेशन और जो रिसर्च है वो यही बता रही है कि 300 तक तो अभी तक किसी ने नहीं बनाए, तो हाउ इज़ द पिच लुकिंग? 300 तक बनाए नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर जैसे अब अगर अगेंस्ट अफगानिस्तान बात करें तो पहले जो पाकिस्तान ने बैटिंग करके स्कोर किया तो बहुत से लोग कह रहे थे कि ये 267 जो है ना ये भी 400 के बराबर हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने फिर बाद में खेलते हुए जिस तरीके से किया, ठीक है यहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ा फेवर करती है, लेकिन वो स्पिनर्स जो लाइन और लेंथ अपनी अच्छी रखते हैं। लेकिन अगर आप लाइन और लेंथ अच्छी नहीं होगी और आप डिमोरलाइज होंगे और पहली 1, 2, 3 बॉलों के ऊपर अगर आपको छक्के चौके लग जाएंगे तो फिर अच्छे स्पिनर जो हैं वो भी अपनी लाइन भूल जाते हैं। तो स्पिनर की विकेट तो बताई जा रही है साजगार है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स तो बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर आप दीगर मैचेस भी देखें, उन्होंने जहाँ पर जो स्कोर किया है वो अगेंस्ट स्पिनर जो है उन्होंने बहुत ज्यादा स्कोर किया है। तो कार्लसन और इन लोगों को रोकना स्पिनर्स के लिए, हमारे स्पिनर्स के लिए, शादाब, नवाज, सफार के लिए बहुत अहम होगा। ज़बरदस्त। अतीक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड एंजॉय योरसेल्फ। बड़ा रेयर ये मौका है जब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहाँ जाके एक मेगा स्पोर्टिंग इवेंट को कवर कर सकते हैं, सो दैट इज़ गुड। और साथ ही आपको याद दिला दें कि पीसीबी की भी एक जो अपने सोशल्स पे उन्होंने कल एक उम्मीद भी जाहिर की और एक रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज़ सपोर्ट करें अपनी टीम को। हार जीत जो है वो होती रहती है हर मैच में, और ख़ास तौर पे जिस एनवायरनमेंट में वो खेल रहे हैं इस वक्त उसके अलग किस्म के प्रेशर्स होते हैं एंड दे हैव गॉन थ्रू इनफ। तो इंशाल्लाह होप फॉर देम टू टर्न देयर गेम अराउंड और उनको हम जवाब में ये कह दें भाई वी लव आवर टीम। हम तो प्यार में थोड़ा सा, हम तो इस किस्म के लोग हैं कि वो अपने भाई बहनों को भी क्रिटिसाइज़ कर देते हैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की मद में, तो दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग, अदरवाइज वी लव आवर टीम एंड वी आर रूटिंग फॉर देम। और ज़रा मिडल ईस्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसको किस तरीके से हम समझाएं कि एक्चुअली उधर हो क्या रहा है। 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित गज़ा की पट्टी इजराइल की जनूनियत और पागलपन का निशाना बन गई है। ये बिल्कुल क्लियर कट यही नज़र आ रहा है। 19 रोज़ा बमबारी के बाद गज़ा खंडर बन चुका है और इजरायली बमबार तैयारे जो हैं, फाइटर जेट्स आते हैं और फ़लस्तीनियों की लाशें जो हैं वो बिछाकर निकल जाते हैं। ज़मीन पर एम्बुलेंसेस के चीखते सायरन, ज़ख्मियों की सिसकियाँ और शोधा के लवाहिकीन की आहें और आंसू सिर्फ यही रह जाता है पीछे, और कुछ देर का वक्फा आता है और फिर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी जो है वो शुरू हो जाती है। बम जो हैं वो बरसने लगते हैं। फ़िज़ाई हमलों के बाद इजराइल ने ज़मीनी हमले भी शुरू कर दिए हैं। इजरायली फ़ौज ने गज़ा के शुमाली हिस्से में हमास के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा भी किया है और गज़ा पर इजरायली बमबारी से मज़ीद 400 फ़लस्तीनी शहीद होने से शोहदा की मजबूरी तादाद जो है वो 7000 से तजावज़ कर गई है। शोहदा में 3000 से ज़ायद बच्चे
ज़रा फिगर आप देखें, यानी ऑलमोस्ट आधे ही हो गए। 3000 से ज़ायद बच्चे और 1700 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी रेड क्रॉस के मुताबिक गज़ा में बिजली और तिब्बी सामान ना होने के सबब 34% हस्पताल जो हैं वो बंद हो चुके हैं। ये सिर्फ एक सिनारियो ज़रा इमेजिन करें, और अल्लाह ना करे हम अपने आप को अगर इस सिचुएशन में रख के देखें तो फिर सही आप गेज कर सकते हैं कि वहाँ हाल क्या है। हमास के तर्जुमान का कहना है कि इजरायली बमबारी में अब तक 50 यरगमाल जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। हमास ने तेल अवीव समेत इजरायली शहरों पर रॉकेट से जवाबी हमले भी किए हैं, जबकि इजरायली फ़ौज ने जनूबी लबनान, जो कि हम आपको वहाँ से रिपोर्ट भी करवा रहे हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहाँ हैं, और गज़ा पट्टी से 1.25 लाख शहरियों को निकाल भी दिया है। गज़ा की पट्टी पर जो कुछ हो रहा है, आलमी बरादरी ख़ुसूसन मगरबी दुनिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसराइल को जंगी जराइम, वहशत अंगेज़ी और जारियत से रोके, वरना ये आग ऑब्वियसली जिस तरह की दुनिया में होता है मज़ीद फैली तो दीगर दुनिया को भी अपनी लपेट में ले सकती है। और ऐसे हालात में मुतासरा इलाकों में सहाफ़ियों के लिए अपनी ज़िम्मेदारियां निभाना जान पर खेलने के मुतरादिफ है, क्योंकि अब तक कई सहाफ़ी जो है वो इजरायली हमलों का निशाना बन चुके हैं। और इस हवाले से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद ने दीगर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। जी, हम लबनान इसराइल बॉर्डर के साथ एक ऐसे होटल में मौजूद हैं कि जहाँ पे सहाफ़ियों ने, वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने रिहाइश अख्तियार की हुई है और इस वक्त ये होटल मुकम्मल भरा हुआ है। चलते हैं और यहाँ पे जो मुख्तलिफ जंग से मुताल्लिक़ जो वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनसे बात करते हैं कि वो इस सूरत हाल को किस तरह से फैमिली वाइज जो प्रेशर्स होते हैं या अदरवाइज जो मुश्किलात होती हैं उसको किस तरह से सामना करते हैं, और जो डेंजर्स होते हैं, मुश्किलात होती हैं, ख़तरात होते हैं, उसको किस तरह से कूप अप करते हैं। आपका ताल्लुक टीवी चैनल से है, आप किस चैनल से वाबस्ता हैं? मेरा ताल्लुक अल-गद टीवी से है और मैं बैरूत की नुमाइंदा हूँ। और ये चैनल काहिरा में कायम है? जी, चैनल काहिरा में कायम है, लेकिन हम यहाँ बैरूत ऑफिस में होते हैं। We are from Beirut office. Okay, so how hard it is, of course, in the guerrilla war. इस तरह की गोरिल्ला जंग में काम करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, और ऐसी जगहें काम करने के लिए बहुत खतरनाक हो जाती हैं। आप ऐसी सूरत हाल में कैसे अपना काम करती हैं और किस तरह एहतियात रखती हैं? Apply caution and work in a careful manner. Because this is not a typical war. We memorize the area that we are in. We have good contacts with the security. ये कोई आम जंग नहीं है। हम जहाँ होते हैं वहाँ आसपास के इलाके को अच्छी तरह जानने की कोशिश करते हैं और सिक्योरिटी हुक्काम से राब्ते में रहते हैं। हमें पता होता है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, और अगर कहीं करीब कोई मिसाइल हमला होता है तो हम 15 से 20 मिनट तक एहतियात करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हम फिर हरकत में आते हैं और ऐसी जगह का इंतखाब करते हैं जहाँ से हमें पता चल सके कि हमला कहाँ हुआ है। फिर हमारे ज़राए होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमला कहाँ हुआ है। हम ग्रुप में सफ़र करते हैं और ग्रुप के साथ रहते हैं। हमारी गाड़ियों पर प्रेस वाज़े तौर पर लिखा होता है। हम बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल करते हैं जिस पर भी प्रेस बड़े और वाज़े अंदाज में दर्ज होता है, और हम ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करते हैं जो ख़तरनाक होती हैं। थैंक यू लैला जी। ये लैला थी अल-गद कायरो बेस्ड टीवी की वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, और इनके साथ मौजूद हैं जॉयस जो है अल अरबी टीवी की वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, एंड शी इज डूइंग दिस वर्क। जो काम आप करती हैं वो तो बहुत हौसले वाला है। अपनी हिफाजत सबसे अहम होती है। हमें अपनी हिफाजत करनी होती है और फिर जंग के मैदान से हकाइक भी बताने होते हैं। कौन सा इलाका खतरनाक है, कौन सा नहीं, ये कैसे पता लगाते हैं? सबसे पहले तो हम लबनानी फ़ौज से राब्ते में होते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है हमें कहाँ होना है और कहाँ नहीं। ज़्यादातर हमें उन अहदाफ का पेशगी पता लग जाता है जहाँ हमला होगा,
कई बार हमें पता नहीं भी चलता, लेकिन हमें अहदाफ की खबर हो जाती है कि इसराइल कहाँ हमला करेगा, तो हम उन इलाकों की जानिब तवज्जो मरकूज़ रखते हैं और बाहिफाजत रिपोर्टिंग करते रहते हैं। तो ये थे मुख्तलिफ वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स जिनसे हमने बात की, और हर एक ने अपना एक रूल बनाया हुआ है कि किस तरह से उन्होंने मूव करना है फील्ड में, किन किन चेक से उन्होंने गुजरना है। और यकीनन जो फैमिली के प्रेशर्स हैं, इनका कहना है कि इन्हें बर्दाश्त करना होता है, फेस करना पड़ता है, क्योंकि जब उन्होंने ये फील्ड ज्वाइन की थी यानी जर्नलिज्म, तो उसमें ये सारी चीज़ें सोच के ही ज्वाइन की थी कि जंगें होती हैं, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती है, सिविल वॉर की सूरत हाल होती है, उस सब में ऑपरेट करना होता है इन्हें। सो वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट्स किस तरह काम करते हैं ये आपने जाना, और जो नए आने वाले सहाफ़ी हैं उनको ये जान के बहुत कुछ सीखने में यकीनन मदद मिलेगी। जी, जब हम देखते हैं इन कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, और जहाँ ये मतलब लिटरली वॉर जोन्स हैं जहाँ से ये रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये कोशिश तो यही होती है कि एक्यूरेट तरीके से रिपोर्ट किया जाए, जो एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो रिपोर्ट किए जाएं, फैक्ट्स जो हैं उनको सामने लाया जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है इन दिस डे एंड एज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, जहाँ जिस तरफ आप माइल होंगे, जिस साइड की तरफ आपका झुकाव होगा, आपको उस किस्म की खबरें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ disinformation, there's a lot of misinformation online as well, लेकिन as responsible citizens हमें ख़ुद कोशिश करनी चाहिए कि क्या सही है क्या नहीं है, हम ख़ुद उसका तयन करें, हम ख़ुद इन्वेस्टिगेट करें। आपको पता है कि ऑनलाइन मीडिया जो है वो इतना वास्ट है कि अगर आप खोज लगाना शुरू करें तो आपको सच और झूठ का पता भी टू सम एक्सटेंट चल जाता है। आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट, थोड़ा सा रिसर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। अभी एज वी स्पीक आपको पता है कि एक डिस्प्यूट जो है कि अल अहली हस्पताल गज़ा का, उस पर हमला किसने किया था, वो एक डिस्प्यूट जारी है। शुरू इसी तरह हुआ था कि इजराइल का कहना था कि हमास का अपना रॉकेट है जो वहाँ जाके गिरा है, और अब बहुत सी एजेंसीज़ जो हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ इंक्लूडिंग वर्ल्ड रिनाउंड न्यूज़पेपर्स जो हैं, न्यूज़ एजेंसीज़, उन्होंने अब तहकीक की है और उनका यही कहना है कि ये बिल्कुल गलत असेसमेंट है कि हमास का अपना ही रॉकेट गिर गया, एंड दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्रूव इट कि इस तरह नहीं हुआ होगा। इसलिए बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सोशल मीडिया न्यूज़। अच्छा जी, खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ ख़ास ख़बरें इस तरह नहीं आ रही, क्योंकि आपको पता ही है मुश्किलात इतनी हो गई हैं महंगाई की वजह से, लेकिन लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़रा हालात और भी बुरे हैं, क्योंकि आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के माली हालात बद से बदतर हो रहे हैं, और माली बहरान इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया है कि निगरान हुकूमत ने सख्त इक़दामात का फैसला भी किया है, और ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं। नाउ कैन यू इमेजिन कि अगर ऐसा हुआ तो उन लोगों पे क्या गुजरेगी, ये बड़ा ही मुश्किल होगा। एक दफ़ा दोबारा आपको बता दें कि ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात जो हैं वो दी जा रही हैं। कटौती से मुतालिक समरी मंजूरी के लिए निगरान वज़ीर आला को भेजी जाएगी, और माली बहरान को कंट्रोल करने के लिए 3 ऑप्शंस जो है उन पे गौर किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा वापस लेने की तजवीज़ है, और इससे माहाना 9 अरब रुपए की बचत होगी। और भी बड़े ऑप्शंस हैं। साथ ही आपको बता दें कि दूसरे ऑप्शन में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की तजवीज़ दी गई है, उससे माहाना 8 अरब रुपए जो हैं वो बचेंगे। और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के एग्जेक्टिव, हेल्थ प्रोफेशनल और दीगर अलाउंसेस जो हैं वो ख़त्म करने की भी तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तो पहले ही महंगाई का दौर चल रहा है, और ऊपर से जो तनख्वाह जिसमें आप मुश्किल से गुजारा कर रहे हो वो भी अगर कम करने की तजवीज़ हो तो बड़ा मुश्किल है। अलाउंसेस ख़त्म करने से सूबाई हुकूमत को माहाना 2 अरब रुपए की बचत होगी। तो ये चीज़ें जो हैं डिस्कशन में हैं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर ख़जाना अहमद रसूल बंगिश ने सूबे को दरपेश शदीद माली मुश्किलात की तस्दीक भी की है, ताहम उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती की खबरें महज अफवाह करार दी हैं। सो लेट्स सी, फ़िलहाल तो बात हो भी रही है, उनको डिनाई भी किया जा रहा है,
वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट द ट्रूथ इज़। फिरोज़ जमाल शाह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर KP हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाह साहब ये बताएं कि खबरें गर्म थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ख़जाना जो है वो खाली है, माशी हालात ख़राब बहुत ही ख़राब हो गए और बज़ाहिर इसीलिए आपको एक मिनी बजट भी लाना पड़ा। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि हालात इतने ख़राब कैसे हुए? हमारा स्पेशल बजट इजलास जो है कैबिनेट का चीफ मिनिस्टर साहब की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसके अंदर 4 महीने के बजट की अप्रूवल दी गई, जिसकी लागत 529 बिलियन 4 महीने के लिए रखी गई है। और हमने अपनी महदूद वसाइल में और जिस हालत जो गंभीर हालत खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंशियल पोजीशन इस वक्त है, उसमें अंदर रहते हुए अपनी तरफ से अवाम दोस्त और अवाम को किसी किस्म का जो है फर्दर बोझ उन पे ना डाला जाए और डे टू डे रनिंग एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंडिचर जो है, उसके हवाले से हमने ये बजट जो है पेश किया है। पिछली हुकूमतों की मिसमैनेजमेंट जो है और पॉलिटिकल पॉइंट गेंस के लिए और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए हैं जिसका कोई यानी बिल्कुल जो है वाइबिलिटी हमारे सूबे के लिए नहीं बनती थी। इसके अलावा जो है 18th अमेंडमेंट के बहुत अच्छे काम हुए हैं, लेकिन उसमें ये भी एक चीज़ जो है आया हमें हुई है कि 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस ने जो है डायरेक्ट जो लोन्स हैं उनको इसका इख्तियार मिल गया था और मोर देन 500 बिलियन के जो हैं वो तकरीबन पिछली हुकूमतों ने जो है पिछले 9-10 साल में ये लोन्स लिए हैं। तो और इसके अलावा जो फेडरल गवर्नमेंट ने हमें हमारे जो वाजिबात देने हैं तो उसमें जो है हमें फौरी तौर पर वो वाजिबात इंशाल्लाह देंगे। और इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री में हमारी मीटिंग है, उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए थे, उन्होंने भी ये वादा किया था कि जो हमारे ड्यूज़ हैं वो हमें फौरी अदा किए जाएं कि ये हमारे मसाइल जो हैं इंशाल्लाह ख़त्म हो। चलें इंशाल्लाह, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेकिन ये भी बता दें कि इस दौरान ये खबर भी गर्म रही है कि सूबाई हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कमी करने पर मजबूर नज़र आ रही है। बेसिकली देयर इज़ नो अदर वे ये कहा जा रहा है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा और क्या हतमी फ़ैसला हो गया है कि तनख्वाहें जो हैं उनमें कमी होगी? आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है और इसी से आपको अंदाज़ा कर लें कि हम कितना गुड गवर्नेंस की तरफ और कि ना पब्लिक के ऊपर किसी किस्म का हमारी तरफ से बोझ आए, ना जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं उनकी तरफ से हमारे ऊपर बोझ आए। तो अपने महदूद वसाइल में रहते हुए हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हम जो है किसी किस्म का बोझ जो है इस गरीब आवाम पे या हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उन पे ना डालें। और हमने किसी किस्म की ऐसी कोई कटौती जो है वो नहीं की है। जब तक हम बर्दाश्त कर सक रहे हैं करेंगे और जब अल्लाह ना करे ऐसा दिन आए कि ये बर्दाश्त से हमारे बाहर हो जाए और फेडरल गवर्नमेंट भी मिसाल हमारे ड्यूज़ अगर वो प्रॉम्प्टली नहीं देते हैं तो अगर कोई कटौती या कोई इस तरह सजेशन उनसे मिसालें की भी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी ही पख्तून और हमारी बड़ी रेजिलियंट कौम है, तो वो अपने सूबे के खातिर हर कुर्बानी देने को इंशाअल्लाह बशमूल हमारे तैयार होगी। शाह साहब फाइनली ये भी बता दें कि ये माशी मसाइल हैं, ऑफ कोर्स वी कैन सी, और फिर गैर मुल्कियों के इनखला वाली सूरत हाल भी है, मौसम भी बदल रहा है। ये सब सामने रखते हुए क्या सूबाई हुकूमत अब भी 100% यकीन से कह सकती है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन हो सकते हैं, होने वाले? पाकिस्तान ने ये ग्रेस शो की कि उनको टाइम दिया 31 अक्टूबर तक और कहा कि आप ख़ुद जो है अपनी मर्ज़ी से अपने मुल्कों को वापस चले जाएं। इनका डाटा हमारे पास मौजूद है, हमें लोगों को आइडेंटिफाई कर भी रहे हैं, किया भी है और इनको ये मौका हमने दिया है कि आप अपनी मर्ज़ी से वापस अपने मुल्कों को चले जाएं। तकरीबन 60,000 इस वक्त तक जो है वो अपने मुल्कों को
हमारे KP तोरखम बॉर्डर से वापस चले गए हैं। और अगर ये वापस आना चाहें तो वहाँ पे अपना पासपोर्ट बनाएं, वीज़ा लगाएं, और जिस तरह सारी दुनिया में है वहाँ जो होता है तो उस तरीके से ये वापस आके पाकिस्तान आ सकते हैं। लेकिन जी बहुत शुक्रिया फिरोज़ जमाल शाह, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर KP, जो हालात भी बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि डज ही सी द इलेक्शंस हैपनिंग और नॉट। अच्छा ऑब्वियसली और बहुत सी चीज़ें खैर उन्होंने पॉइंट आउट कर दी। टाइम कम है, एक और बात जो आपसे करनी है, क्योंकि इस वक्त हम फ़लस्तीन की भी बात कर रहे होते हैं तो हम कैसे भूल जाएंगे कश्मीर में क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर भारत के गासिबाना कब्ज़े को 76 ईयर 77 साल जो हैं वो हो गए हैं। 27 अक्टूबर दुनिया भर में कश्मीरी जो हैं वो इस दिन को यौम सयाह के तौर पर मनाते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में यौम यकजहती कश्मीर पर मुख्तलिफ़ रैलियाँ जो हैं वो निकाली जाती हैं। इनफैक्ट आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कश्मीरी आवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली हुई, जिसमें वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी भी शरीक हुए। उसके अलावा ये तो आप खैर विजुअल्स देख रहे हैं, इस्लामाबाद में जो रैली हुई उस हवाले से जो नामवर शख्सियात हैं उन्होंने ज्वाइन किया और मिनिस्टर हिमसेल्फ इज़ ओवर देयर। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कराची में स्कूल के बच्चों ने कश्मीरी परचम उठाए रैली निकाली। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध भी रैली में शरीक हुए, उसके भी कुछ आपको विजुअल्स दिखा दें। और साथ ही आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद में भी मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए भी एक रैली निकाली गई, जिसके विजुअल्स जो हैं वो आप ऑब्वियसली इन्होंने ये मतलब ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू मेक अ मार्क और ये ज़रूर कश्मीरी भाई बहनों को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। अच्छा जी, प्रे फॉर पाकिस्तान। आज पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है। दैट्स ऑल आई विल से एंड आई विल सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह।